की आंख खुली तो चारों तरफ घुप अंधेरा था। आतिशदान की राख में से दो जिंदा कोयले झांक रहे थे। छत के करीब रोशनदान के सुराख में से तारों की मध्यम रोशनी दाखिल हो रही थी। आतिशदान के गिर्द सोए हुए तीनों मर्दों के भारी सांसों की आवाज़ खामोश कमरे में फैली हुई थी। कमरे में सर्दी थी। सारा जिस्म एक दफ़ा अकड़ा कर ढीला छोड़ देने के बाद उसने जिल्द पर मसनूई हरारत की एक तह रेंगती हुई महसूस की और आंखें मेज कर सोचा इस वक्त क्या बजा होगा। दूसरी बार वो आध मिनट तक अकड़ा रहा। आज जाने कहाँ जाना पड़े, उसने सोचा, और काम क्या होगा। डायनामाइट उठाने वाला काम तो आसान था। अगर मैं भाग जाऊं अभी फौरन। फिर इस ख्याल को दिल से निकालने और सर्दी कम करने के लिए वो तीसरी बार अकड़ा। बारिश रुक गई थी। उसने दिल में कहा, नींद क्यों नहीं आ रही। अंधेरे में खाली ज़हन होकर वो इधर उधर देखने लगा। फिर कंबल में से हाथ निकालकर उसने लकड़ी का तख्ता आहिस्ता से खींचा। तख्ता पथरीले फर्श पर हल्की सी भद्दी आवाज़ निकालकर दरवाजे से अलग हो गया। कुछ देर तक वो जंगली चूहे की तरह बेहिसो हरकत पड़े रहने के बाद उठा और बड़ा फौजी कोट शानों पर डालकर घुटनों पर चलता हुआ रेंग कर तख्ते के पीछे से निकल गया। कमरे में घुप अंधेरा था। चंद सेकंड तक वो थूथनी उठाए बू सूंघते हुए शिकारी कुत्ते की तरह चारों हाथ पांव पर दरवाजे में खड़ा रहा। यहाँ पर आग कभी नहीं जलाई गई, उसने खुनकी महसूस करके दिल में कहा, और इसी तरह दीवार के साथ साथ चलने लगा। फर्श पर लकड़ी की आवाज़ बंद करने के लिए उसने कोट हाथ में लपेट लिया। चलते चलते उसका सर सामने वाली दीवार से जा टकराया। उसने दिल में गाली दी और मुड़कर दूसरी दीवार के साथ चलना शुरू किया। कोट आवाज़ निकाले बगैर ज़मीन पर घिसट रहा था। यूं चारों हाथ पांव पर चलते चलते एक बार मुड़कर उसने अपने आप पर नज़र डाली। अंधेरे में कुछ दिखाई ना दिया, लेकिन उसे ख्याल आया कि वो एक रीछ या बड़े से भेड़िए की मानिंद चल रहा है। ये सोचकर उसके दिल में नामालूम सी खुशी महसूस की और खामोशी से हंसा। अगले कोने पर मुड़ते हुए किसी ने उसका कोट पकड़कर खींचा। इधर आओ। वो आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगा। आवाज़ इस कदर धीमी थी कि वो पहचान ना सका। फिर जब अच्छी तरह उसके चेहरे को टटोल कर देखने के बाद उसे यकीन हो गया तो वो उसके बिस्तर में घुस गया। तुम्हें सर्दी लग रही है, उसने सरगोशी से पूछा। कंबल छोटा है, लड़की ने कहा। ठहरो। उसने कंबल पर बड़ा सा कोट फैला दिया और उसने पूछा, इस कमरे में कौन है। कोई नहीं। और बाबा बाहर सोता है इतनी सर्दी में। हाँ। ठंडक महसूस करके वो अकड़ा। मेरे पाँव में सर्दी लग रही है, उसने कहा। अंदर कर लो। तुमने मुझे देखा था, उसने शीला के चेहरे पर उंगली दौड़ाते हुए पूछा। हाँ। तुम्हारी नज़र बड़ी तेज़ है। मैं सोई नहीं। रात से जाग रही हो। हाँ। मैं कितनी देर सोया, उसने पूछा। तुम सोए थे। हाँ। अभी तो तुम लोग बातें कर रहे थे। आज तुम क्यों लड़ रहे थे। उनसे मत लड़ा करो। क्यों। वो तुम्हें मार देंगे। उन्होंने पहले भी एक को मारा था, लड़की ने कहा। कब। वो पार हमारे साथ आया था, तब हम बाहर में थे। 2 महीने वो हमारे साथ रहा। फिर किसी बात पर झगड़ा हुआ, इकबाल ने उसे गोली मार दी। दूर गांव में एक मुर्ख के अजान देने की आवाज़ बंद दरवाजे में से आई। दोनों ने सर ढांप लिए। हवा के साथ बारिश की आवाज़ तेज़ हो गई। अचानक शीला ने सर उठाया और बोली, नईम तुम चले तो नहीं जाओगे। नहीं। नईम ने बेताबी से उसको अपनी तरफ खींचा। तेज़ सर्द हवा बड़े दरवाजे की दर्जों में से सीटियां बजाने लगी। कंबल में कई जगह से सर्दी दाखिल होने लगी। दफतन वो फूट फूट कर रोने लगी। चुप रहो कमबख्त। नईम ने दांत पीसकर उसका मुंह बंद किया। शीला ने उसका हाथ हटाया और होंठ दांतों में दबाकर सिसकी। फिर आहिस्ता आहिस्ता खामोश हो गई। क्यों रोती हो। नईम ने गुस्से और बेचैनी के आलम में उससे पूछा। मुझे ख्याल हुआ कि तुम मुझे छोड़ जाओगे, उसने कहा। बेवकूफ़ लड़की। गांव में से शहर का पहला मुर्ख बोला तो वो आहिस्ता से उठा और अपने कमरे में दाखिल हो गया। लेटने से पहले उसने तख्ता दरवाजे के बराबर कर दिया। ज़मीन पर सीधा लेटे लेटे पशेमानी का हल्का सा साया उसके जहन पर से गुजरा। नीचे पत्थरों पर झरने का पानी बह रहा था और बारिश थम चुकी थी। तो तुम्हें बस इस बात का ख्याल रखना है कि मालगाड़ी गुजर गई या नहीं, इकबाल ने नक्शा पर उंगली दौड़ाते हुए कहा। हम मालगाड़ी पर बारूद ज़ाया नहीं करना चाहते, ठीक है। बात ख़त्म करके उसने पहली दफ़ा सिगरेट निकालकर नईम को दिया। सुराख में से धूप की एक लकीर कमरे में दाखिल हो रही थी। कमरा पार करते हुए वो ठिठक कर रुक गया। धूप की लकीर उसकी आंखों पर पड़ रही थी। आतिशदान पर पड़े हुए शकिस्ता शीशे में उसे अपना चेहरा नज़र आया। गलीज़ और जर्द बढ़ी हुई दाढ़ी में से अपने आप को पहचानने में काफ़ी वक्त लगा।
यकबारी एक सरकश ख्याल उसके दिल में सर उठाया। ठीक है, मैं उसका हकदार हूँ। पशेमानी का साया उसके जहन से छट गया और उसने पहली गुजरी हुई रात के सुरूर को अपने अज़ा पर महसूस किया। दरख्त के तने से लग कर बैठे हुए उसने हज़ारवीं बार पत्थरों के ऊपर से वादी को देखा। आधी रात हो गई थी। वो ज़ेरे लब बुड़बुड़ाया। मगरिब की तरफ से उठा हुआ बादल तेज़ी से आसमान पर फैल रहा था और तारे एक एक करके छटते जा रहे थे। हवा नमदार और सर्द हो गई थी और उसकी खोपड़ी में घुसती जा रही थी। गर्मी के दिनों में यहाँ नामुराद सर्दी होती है। सीने पर कोट लपेटते हुए उसने अपने आप से कहा। इसे ज़ोरों की भूख लग रही थी और वो बार बार रेलवे लाइन पर और सामने ढलान पर देख रहा था। बादल के साथ तारीकी बढ़ती जा रही थी और पहाड़ी दरख्तों की चोटियां जो सितारों के मुकाबिल साफ दिखाई दे रही थीं, गायब हो चुकी थीं। अब तो मुसाफिर गाड़ी का वक्त हो गया है, माल गाड़ी शायद लेट है। उसने फिर बात की, लेकिन उसे ख्याल आया कि तेज़ चलती हुई हवा उसकी आवाज़ को कहाँ से कहाँ ले जाएगी। तने के पीछे से सर निकालकर उसने अंधेरे में देखा। पहाड़, ढलान, लाइन, सुरंग, वादी, उसे कुछ भी दिखाई ना दिया, लेकिन इन जगहों की जाए वकूअ का उसे अंदाज़ा था। शुरू रात में जब मतला साफ था, वो ये सब जगहें देख चुका था। इतनी देर तक अकेला बैठे रहने के बाद अपने आप से बातें करने की ख्वाहिश महसूस कर रहा था। इस ख्याल को दिल से निकालने के लिए वो आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ पत्थरों की उस हद तक गया जहाँ से ढलान शुरू होती है। इस रास्ते से आएंगे, उसने कहा। जाने कहाँ मर गए हैं कमबख्त सुअर। मैं कहूँगा मालगाड़ी गुजर गई है, बारूद लगा दो। हाँ, देखा जाएगा बाद में। वो दिल में हंसा। ढलान के किनारे लेटकर उसने बाजू हवा में फैलाया। अब क्या होगा? घड़ी तो पहली लाइन पर गुम हो गई। अब बताओ। बहुत बचपने में एक पहाड़ी मकाम पर वो इसी तरह ढलान के किनारे लेटा था। उसने आंखें बंद करके याद किया, लेकिन वहाँ सब्ज़ा था और धूप थी और हवा में खुशगवार गर्मी थी। उसका जी चाहा कि नीचे कूद जाए। उसने नीली निक्कर पहन रखी थी और उसके साथ चचा का बड़ा कुत्ता था जो सब्ज़े पर उसके बराबर लेटा हुआ था। आसपास और बहुत से हिंदुस्तानी और अंग्रेज़ बच्चे थे। वो अकेला था या उसके साथ कोई और भी था शायद। और कौन था? लेकिन ओह खुदाया, किस कदर खूबसूरत। उसने ज़ोर से आंखें मेच कर मुट्ठी हवा में चलाई और हंसा। किस कदर खूबसूरत वक्त था और इस वक्त पता नहीं चला। इस वक्त कभी पता नहीं चलता। देर तक उसी तरह लेटे रहने के बाद उसने आंखें खोल दीं। एक गाल जो हवा के सामने था बर्फ़ की तरह जम चुका था और बाल उड़ उड़कर आंखों पर आ रहे थे। कमबख्त मरदूद कहाँ अभी तक गायब हैं। पेट में सख्त भूख महसूस करके वो दिल में गालियाँ देने लगा। यहाँ से कूद जाऊँ, इस ख्याल की मज़हका खेज़ी पर वो हंसा। या भाग जाऊँ वापस? नहीं। उसने तिरछी निगाहों से अंधेरे में देखा। नहीं। आहिस्ता आहिस्ता रात का सुरूर उसके बदन में फैल गया। वो उठा और चालाकी से मुस्कुराता हुआ घुटनों और हथेलियों पर चलने लगा। पत्थरों पर लकड़ी की आवाज़ को रोकने के लिए उसने कोट की आस्तीनें नीचे दबा लीं। इस वक्त रात की बारिश के पहले कतरे उसके चेहरे पर गिरे। तने के साथ खड़े खड़े उसकी टांगें भीग गईं। बारिश अभी हल्की थी, अभी तेज़ हो गई। उसने पहाड़ी दरख्त को गाली दी जिससे बारिश में कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा। एक चनार का दरख्त वो खड़ा है मगर ऐन रास्ते में है। भेड़िए, क्या मैं सर्दी और भूख से यहाँ मर जाऊँ? बारिश तेज़ हो गई। उसने सर्दी से कांपते हुए गीला कोट छाती और कंधों पर कस के लपेट लिया। उसकी पतलून टांगों से चिमट गई थी और बड़े फौजी बूटों में पानी भर गया था। हवा के साथ ढलान पर से बातें करने की आवाज़ें आने लगीं। वो बेताबी से बढ़ा मगर बारिश के शराटे ने उसकी हिम्मत पस्त कर दी। पत्थरों पर चढ़ने और बातें करने की आवाज़ बराबर आ रही थी। बेवकूफ़, जाहिल, इतना गला फाड़ रहे हैं, उसने कहा। और दूर मशरिक़ में पहाड़ के पीछे गाड़ी की तेज़ विसल सुनाई दी और सामने की पहाड़ियों से टकराकर वापस लौटी। वो चौंका। बारिश और हवा के शोर के बावजूद उसने दिल के धड़कने की आवाज़ साफ तौर पर सुनी। कौन सी गाड़ी है? उसने सांस रोककर सोचा। मालगाड़ी नहीं, अब मुसाफिर गाड़ी का वक्त है। मालगाड़ी शायद लेट हो गई हो या कहीं खुड में गिर गई हो या जब मैं 5 मिनट के लिए सो गया था तो गुजर गई हो। यकीनन अब क्या होगा? खुदाया, अगर वो 2 मिनट पहले भी पहुंच गए तो बारूद रख सकते हैं। यकीनन पहुंच
पहुंच जाएंगे। वो तो अब ये आ गए। उसने कान लगाकर सुना। बातों की आवाज़ ढलान के किनारे पर आ गई, अचानक बंद हो गई। वो देर तक हवा के रुख कान लगाए खड़ा रहा, लेकिन उसके कान में पानी भर आया। खुदाया, उसने आंखें बंद करके कहा, मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता। तुम जानते हो मैं इस वक्त यहाँ महज इसलिए हूँ कि अपना फ़र्ज़ अंजाम देना चाहता हूँ। क्या ऐसा नहीं हो सकता या अल्लाह के वो वहीं बैठे रहें, या फिर बारूद वाले का ढलान पर से पाँव फिसल जाए। पत्थर तो अब फिसलवा हो ही चुके हैं, या फिर आवाज़ अब सामने पत्थरों पर से आ रही थी। उसका दिल यकबारगी धड़का। अंधेरे में दो साए उसकी तरफ बढ़ रहे थे। ये एक किसान था जो गधे पर भूसा लादे जा रहा था। बारिश से बचने के लिए उसने सुन की खाली बोरी का छाता बनाकर सर पर ओढ़ रखा था और गधे की पूंछ पकड़े बातें करता हुआ चल रहा था और दूसरे हाथ से कुछ खाता जा रहा था। कमज़ोर सा गधा गीले भूसे के बोझ में मर रहा था। अब तुम्हारा पाँव फिसलता है हैं कमज़ात, मैं तेरे बहाने जानता हूँ, वो झड़क कर बोला। तेरी चाबी मेरे हाथ में है, फिक्र मत कर। कमीन, तू है ही कमीन। तेरा बाप भी कमीन था। जिस रोज़ ख़रीदा उसी रोज़ मर गया। तू छोटा सा रह गया। चमारों से ख़रीदा था। कमीन नहीं तो और क्या होता। देख तो ढलान पर टांगे ना फिसारता तू, तो हम कभी कई गांव पहुंच चुके होते। सारा भूसा ख़राब हो गया। तुझे ज़रा से तुझे तुझे ज़रा से को में मैंने तुझे ज़रा से को मैंने पाला था। तू किसी का एहसान नहीं मानता हैं कमीन चमार। वो इसकी पोंछ मोड़ने लगा। हैं वो मुसलसल खाता और बातें करता हुआ गुजर गया। शायद सुर्ख गंदम की रोटी थी, नईम ने सोचा। उसका जी चाहा कि इसे धक्का देकर गिरा दे और रोटी उससे छीन ले। फिर वो हंसा। ये मुझसे भी बेवकूफ़ निकला। गाड़ी सुरंग में से निकली और दहशतनाक आवाज़ पैदा करती हुई गुजर गई। इंजन की बत्ती से निकलती हुई रोशनी की लकीर में दूर तक चमकती हुई बूंदें गिर रही थीं। नईम ने हवा में कोयले के गीले धुएं की बू सूंघी। ये मालगाड़ी थी। अब मैं कहूँगा कि माल अभी नहीं गुजरी। अब मैं कहूँगा कि माल अभी नहीं गुजरी। वो अपनी चालाकी पर मुस्कुराया, लेकिन उसी लहजे भूख उसकी अंतड़ियों में ज़ोर पकड़ गई। मुसलसल कटकटाते हुए दांतों के दरमियान से उसने बेशुमार गालियाँ दीं। 1 घंटे के अंदर अंदर बारिश, भूख और इंतज़ार ने उसका हाल बदतर कर दिया और बग़ैर सोचे समझे वो भाग खड़ा हुआ। ढलान पर उतरते हुए कई बार उसका पाँव फिसला, लेकिन वो कोसता कलबलाता हुआ, आस्तीन से नाक और आंखों का पानी पोंछता हुआ जानते बूझते रास्तों पर भागता रहा। रात के पिछले पहर वो दुकान में दाखिल हुआ। छप्पर तले लकड़ी के तख्त पोश पर बुढ़ा लिहाफ ओढ़े सो रहा था। उसके पालतू कुत्ते ने तख्त पोश के नीचे से दुम हिलाई। पहले कमरे में सख्त अंधेरा था। तख्ते की दर्जों में से दूसरे कमरे की जलती हुई आग की रोशनी दिखाई दे रही थी। कमरे के फर्श पर वो भारी कदमों से झूल कर चलता हुआ बढ़ा। कौन है? एक धीमी मानूस आवाज़ उसके कानों में आई। शीला उसके करीब आ खड़ी हुई। नईम, उसने मुड़ कर थकी हुई निगाह उस पर डाली। वो अभी जाग रहे हैं, शीला ने कहा। एक बड़ी सी गाली उसके मुंह से निकली। जेब से हाथ निकाले बगैर वो सारे जिस्म के साथ तख्ते से टकराया। तख्ता ज़मीन पर गिर पड़ा और उस पर से चलता हुआ वो इस तरह कमरे में दाखिल हुआ जैसे कि दरवाजे पर कुछ था ही नहीं। सब ने चौंक कर उसे देखा। एक सुर्ख दाढ़ी वाला अजनबी बुढ़ा पत्थर पर बैठा हुक्का पी रहा था। उसने ठंडे कपड़े का खाकी कोट पहन रखा था और सर पर बड़ी सी पगड़ी थी। उसका चेहरा गोल और तरोताज़ा था और वो किसी तौर पर उनके गिरोह का आदमी दिखाई न देता था। मदन उसके करीब लेटा सोने की कोशिश कर रहा था। हम तुम्हारे इंतज़ार में थे, तुम गुस्से में दिखाई देते हो। बैठ जाओ, इकबाल ने कहा। वो आतिशदान के करीब अपनी मखसूस जगह पर एक कोहनी के सहारे लेटा पिस्तौल साफ कर रहा था। नईम उसके ऊपर जा खड़ा हुआ। आए क्यों नहीं? उसने कंधे उचकाए और ढीले छोड़ दिए। बारिश हो रही थी, बारूद कैसे लाया जा सकता था? तो इत्तला भी नहीं कर सकते थे? नईम ने गुस्से को दबाकर कहा। हमने माधोकर को भेजा था, मदन ने आंखें खोलकर जवाब दिया।
میں نے کسی کو نہیں دیکھا، صرف ایک گدھا گزرا اور ایک آدمی جو گدھے سے بدتر تھا۔ میں سردی سے مر رہا ہوں۔ اس نے لکڑیوں کا ایک چھوٹا سا ڈھیر اٹھا کر بجھتے ہوئے کوئلوں پر پھینکا اور بیٹھ گیا۔ چیڑ کی لکڑیوں نے مخصوص تیز دھواں چھوڑا اور جل اٹھیں۔ اس کے بوٹوں میں بھرا ہوا پانی نکل نکل کر فرش پر بہنے لگا۔ کندھوں پر گیلے کوٹ کے بوجھ کو بے طرح محسوس کر کے اس نے کافی کشمکش کے بعد اسے اتار کر وہیں پھینک دیا۔ بالوں میں انگلیاں ڈال کر پانی نچوڑا اور ہاتھ گود میں رکھ کر آگ کی حرارت محسوس کرنے لگا۔ مدن نے سر اٹھا کر اقبال کی طرف انگلی ہلائی۔ وہ نکما آدمی، میں کہتا ہوں شراب پینے کے لیے گاؤں چلا گیا ہوگا۔ تم نے ایسے ایسے آدمی اکٹھے کر رکھے ہیں جو نقصان دیں گے، سب کو نقصان دیں گے۔ اقبال نے ریوالور کی چکلی تیزی سے انگلیوں میں گھمائی اور خاموشی سے بڈھے کی طرف دیکھا۔ کچھ کھانے کو دو، نعیم نے لکڑی کے گیلے بازو پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ سب خاموش بیٹھے رہے۔ کچھ کھانے کو دو، میں نے کل صبح سے کچھ نہیں کھایا۔ تم سے کس نے کہا تھا؟ اقبال چپکے سے بولا کہ مت کھاؤ، اس وقت تو کچھ نہیں ہے۔ لیکن انتہائی غصے کی وجہ سے وہ تلتلانے لگا۔ آج ایک نیا مہمان آ گیا، مدن نے بوڑھے کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ یہ اس کی بات ختم ہونے سے پہلے نعیم کا ضبط ٹوٹ گیا۔ زمین پر ہاتھ ٹیکے بغیر وہ مشین کی طرح سیدھا اٹھ کھڑا ہوا۔ چند سیکنڈ تک اچانک اور شدید غصے کی وجہ سے گنگ کھڑا وہ سب کو باری باری دیکھتا رہا، پھر مڑ کر کمرے میں تیز تیز چکر لگانے لگا۔ آنسو کے اس کے حلق اور آنکھوں میں اود کر آئے۔ آہستہ آہستہ اس نے بولنے کی قوت دوبارہ حاصل کی۔ تو میں بھوکا مر جاؤں؟ وہ ہوا میں ہاتھ پھینک کر چیخا۔ میں گدھا ہوں، ایک گدھے کو بھی چارہ نہ دو تو کام نہ کرے گا۔ 4 گھنٹے تک میں وہاں چوہے کی طرح بھیگتا رہا۔ کس لیے؟ تم جانور ہو، تم نے کبھی انسان نہیں دیکھے۔ وہ رکا اور ہاتھ پتلون کی جیب میں دے کر کندھے پر جھکا کر کمرے میں پھرنے لگا۔ مدن نے لیٹے لیٹے آنکھیں بند کر لی۔ مت چیخو، اس نے کہا۔ اقبال اسی طرح سکون سے بیٹھا پستول میں گولیاں ڈالتا اور نکالتا رہا۔ کمرے میں صرف لکڑی کے جلنے اور حقہ گڑگڑانے کی آوازیں تھیں۔ میں 40 روز سے تمہارے ساتھ ہوں اور میں نے ایک دن پیٹ بھر کر نہیں کھایا۔ میں اپنی مرضی سے یہاں ہوں؟ ہرگز نہیں۔ تم وحشی ہو اور وحشیوں کا کام کر رہے ہو۔ مجھے اس سارے کام سے نفرت ہے۔ غصے اور مایوسی کی حالت میں الفاظ اس کا ساتھ چھوڑ گئے۔ میں آج بھی یہاں سے جا سکتا ہوں۔ اقبال کوہنی پر اٹھا اور نظریں اس پر گاڑ کر صاف آواز میں بولا۔ ٹھہرو، تم کون ہو؟ بتاؤ۔ اس کی صاف بظاہر پرسکون آواز میں ایک ظالمانہ جذبہ تھا جو صرف نعیم نے محسوس کیا۔ خفیہ پولیس؟ اقبال نے پوچھا۔ نعیم کے ذہن میں سفید غبار دوپہر کی برف کی طرح پگھلنے لگا۔ دفعتاً اس نے محسوس کیا کہ وہ نہایت غلط مقام پر پہنچ آیا ہے۔ تیز رکی ہوئی نظروں کے سامنے اس نے سوچا کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، کہ زیادہ باتیں بنانا اب بیکار ہے۔ وہ جہاں کھڑا تھا وہیں بیٹھ گیا۔ پہلے بھی خفیہ پولیس نے ایک بھیجا تھا، ہم نے اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا۔ مدن نے لیٹے لیٹے آنکھیں کھول کر کہا۔ میں پولیس کا آدمی نہیں ہوں، نعیم نے کہا، لیکن 3 طرف سے جمی ہوئی نظروں نے اسے مجبور کر دیا۔ اس نے گھبرا کر چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ میں کانگریس کا آدمی ہوں۔ مدن آہستہ سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ کمبل اس کے کندھے سے ڈھلک کر نیچے جا پڑا۔ کچھ دیر تک وہ حیرت اور تمسخر سے اسے دیکھتا رہا، پھر کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ اس کے بڑے سے شرمیلے چہرے پر تلخی اور مضحکہ تھا۔ کانگریس؟ نامردوں کی جماعت، کلرکوں اور جاگیرداروں کی، جو صوفوں پر بیٹھ کر آزادی کی جنگ لڑتے ہیں۔ ہا 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 ہا۔ یہ غلط ہے۔ نعیم نے ہاتھ کو جنبش دی۔ تم نہیں سمجھتے، کانگریس میری جماعت ہے۔ مجھے دیکھو، میں جاگیردار ہوں، کلرک ہوں، میں سیدھا سادہ کسان ہوں، ہاتھ سے کام کرنے والا مزدور ہوں۔ ہمارا اور تمہارا فرق؟ تم کسان ہو؟ مدن نے اس کی بات کاٹی۔ اسی لیے انہوں نے تمہیں نکال دیا، یہاں بھیج دیا۔ وہ گورنروں کی دعوتوں میں جاتے ہیں اور اپنے درمیان کسانوں کو برداشت نہیں کر سکتے۔ انہوں نے تمہیں بیوقوف بنایا ہے، بس۔ اور تم یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ بولو۔ دیکھو، نعیم نے اعصابی انداز میں ادھر ادھر دیکھا۔ جن لوگوں سے میں ملا ہوں وہ میری اور تمہاری طرح کے انسان ہیں، نادار اور محنت کش، شاید کسان یا مزدور، مجھے علم نہیں، لیکن وہ کبھی گورنر کی دعوتوں میں نہیں گئے۔ اور میں یہاں اس لیے آیا ہوں کہ تم لڑائی کا ڈھنگ نہیں جانتے۔ ہندوستان بہت بڑا ملک ہے، اس کے لیے اتنا ہی بڑا دماغ چاہیے۔ چند لوگوں کی دہشت پسندی سے کیا ہوگا؟ اس جنگ میں ہم بھی اتنے ہی شریک ہیں جتنے تم۔ اس نے رک کر پسینہ پونچھا جو
उस सरदरात में उसके माथे पर नमूदार हो गया था। हमारी तहरीक अवाम में है, किसानों और मज़दूरों में, लाखों और करोड़ों लोगों में जिनके हाथ में बेपनाह ताकत है। तुमने तारीख़ और माशियात का मुताला किया है, मगर अक्ल सलीम भी एक शय है। एक रेलगाड़ी उड़ाने से तुम क्या कर लोगे? हिंदुस्तान में हज़ारों रेलगाड़ियाँ चल रही हैं। आज़ादी के लिए रेलगाड़ियों से नहीं, इनमें सफ़र करने वाले लाखों लोगों से राब्ता पैदा करने की ज़रूरत है। उसके लिए एक प्रोग्राम चाहिए, एक ज़ाब्ता। तुम्हारे पास क्या है? चंद ग्रोह जो उंगलियों पर गिने जा सकते हैं, और उनका भी आपस में कोई राब्ता नहीं। तुम बग़ैर सोचे समझे काम करते हो। तुम्हारे पास सोचने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं नहीं समझता, उसने मायूसी से सर हिलाया, कि ये सब क्या है और तुम क्या समझते हो? मदन ने उस पर उंगली हिलाई। तुम सुनो। नईम ने अकड़ी हुई टांगें इकट्ठी कीं और बूढ़े की तरफ हाथ बढ़ाया। उससे हुक्का पकड़कर 2 लंबे लंबे कश लेने के बाद उसने हुक्का वापस कर दिया और कंधे झुकाकर बैठ गया। सुनो, उसने दोबारा कहा और गहरे इस्तग़राक़ में बोलने लगा। सुनो, उसने दोबारा कहा और गहरे इस्तग़राक़ में बोलने लगा। मेरा ये पुख्ता यकीन है कि अगर बुज़दिली और तशद्दुद में इंतख़ाब करना पड़ जाए तो बुज़दिलाना तौर पर ज़िल्लत और बेबसी का शिकार होने के बजाय हिंदुस्तान को मुसल्लह तौर पर अपनी इज़्ज़त की हिफाजत करनी चाहिए। मगर साथ ही मेरा ये भी अक़ीदा है कि आम तशद्दुद से कहीं ज़्यादा अफजल और सज़ा देने से माफ़ कर देना कहीं ज़्यादा मर्दाना फ़ेल है। अपने दुश्मन को माफ़ कर देना एक सिपाही का ज़ेवर होता है, मगर सज़ा ना देना उसी वक्त माफ़ कर देना कहलाता है जब माफ़ करने वाले में सज़ा देने की ताकत मौजूद हो। एक चूहिया जबकि बिल्ली उसको टुकड़े टुकड़े कर रही हो, बिल्ली को माफ़ कर देने वाली नहीं कहला सकती, क्योंकि वो खुद मजबूर और बेबस होती है। मगर साथ ही मेरा ये भी यकीन है कि हिंदुस्तान ऐसा बेबस नहीं है। ताकत जिस्मानी क़ुव्वत का नाम नहीं, हकीकी ताकत एक गैर मफ्तू आहनी इरादे से पैदा होती है। आम तशद्दुद का उसूल महज रशियों के लिए नहीं बनाया गया, बल्कि आम इंसानों के लिए भी वो वैसा ही काबिल अमल है। आम तशद्दुद इंसानों के लिए ऐसा ही ज़िंदगी का कानून है जैसे तशद्दुद वहशी जानवरों के लिए है। तशद्दुद का जज्बा वहशी जानवरों के अंदर मख्फी होता है और वो सिवाय हैवानी ताकत के और किसी कानून को नहीं जानते, मगर शर्फ़ इंसानियत एक बुलंद तर ताकत के सामने सर झुका देने का तकाजा करता है, यानी रूहानी ताकत के सामने। हमारे ऋषि, जिन्होंने एक तशद्दुद आमेज़ माहौल में आम तशद्दुद के कानून को दरियाफ़्त किया, न्यूटन से बढ़कर नाबगा रोज़गार और वेलिंगटन से बढ़कर बहादुर सिपाही थे। उन्होंने हथियारों के इस्तेमाल को जानते हुए उनका नाकारापन को समझ लिया था, और इसलिए उन्होंने एक थकी मांदा दुनिया को ये उपदेश दिया कि इसकी निजात का राज तशद्दुद के बजाय अदम तशद्दुद में मुज़मर है। आम तशद्दुद का हरगिज़ ये मतलब नहीं कि एक मजबूत इरादे वाले बदकार शख्स के सामने आजिज़ाना तौर पर हथियार डाल दिए जाएं, बल्कि इसका मतलब ये है कि अपनी पूरी रूहानी क़ुव्वत के साथ ज़ालिम के जुल्म का मुकाबला किया जाए। बस मैं हिंदुस्तान को इसकी कमज़ोरी की वजह से अदम तशद्दुद इख्तियार करने का मशवरा नहीं दे रहा, बल्कि मैं चाहता हूँ कि हिंदुस्तान अपनी ताकत और क़ुव्वत का एहसास रखते हुए अदम तशद्दुद को इख्तियार करे। मैं ये भी चाहता हूँ कि वो ये जाने कि वो अपने अंदर एक ऐसी रूह रखता है जो तबाह होने नहीं जानती और जो हर जिस्मानी कमज़ोरी पर गालिब आ सकती है। मैं उन लोगों को जो तशद्दुद पर यकीन रखते हैं दावत देता हूँ कि वो गैर मुतशद्दिद और अमन पसंद तर्क मवालात का एक दफ़ा तजर्बा करके देखें। मैं उन्हें यकीन दिलाता हूँ कि अदम तशद्दुद अपनी किसी अंदरूनी ज़ाती कमज़ोरी की वजह से नाकाम साबित नहीं होगा, बल्कि उस वक़्त नाकाम होगा जब उस पर पूरे तौर पर अमल ना किया जाए, और वो वक्त हकीकी ख़तरे का वक्त होगा, क्योंकि इस वक्त वो बुलंद हिम्मत इंसान जो अपनी कौमी ज़िल्लत को ज़्यादा अरसे तक बर्दाश्त नहीं कर सकते, अपने गुस्से का अमली इजहार शुरू कर देंगे और तशद्दुद को इख्तियार कर लेंगे। इस तरह वो अपने आप को और अपने मुल्क को उस जुल्म से निजात दिलवाने की बजाय जिसका वो तख्ता मश्क बनाए जा रहे हैं, तबाह हो जाएंगे। ये तुम्हारा फ़लसफ़ा है? मदन ने मुस्कुराकर पूछा। मेरा इतना दिमाग नहीं है। मैं जानता हूँ ये तुम्हारा ग्रोह है गांधी।
मैं जानता हूँ ये तुम्हारा गुरु है गांधी। वो तन से मुस्कुराया। गांधी राहिब, साधु, वलीउल्लाह, जो हवा में बातें करता है। उसका हुलिया तुमने कभी देखा है और तुम समझते हो कि वो तुम्हें मुल्क लेकर देने वाला है। वो कभी गवर्नर की दावत में नहीं गया। उसकी तकरीरें और फ़लसफ़े तुम्हारी क्या मदद करेंगे। जनूबी अफ्रीका में उसने क्या किया जानते हो? वो खामोश हो गया। उसके माथे के 2 हिस्सों में तकसीम करने वाली वो मानूस रग जो ख़तरे या जोश के वक्त ज़ाहिर होती थी, उभर आई। उसका सर हलवा कद्दू की तरह है। इकबाल ने जहरीला कहकहा लगाया। ओह! नईम ने मायूसी से हाथ हवा में हिलाया। तुम नहीं समझते मदन, ये फ़लसफ़ा कागज़ पर नहीं, हाथों पर लिखा गया है। इसमें काम करने की ताकत है। ज़रा सोचो, हमारे हज़ारों आदमी मुल्क भर में फैले हुए हैं। हम पर कानून की कोई पकड़ नहीं। हम सिर्फ अपना हक मांगते हैं। लेकिन तुम जुर्म करते हो और गारों में छुप जाते हो और हमारे आदमियों को पकड़कर जेल में ठोंस दिया जाता है। हमारा काम रुक जाता है, समझे? वो रुका। हमें तुम्हारी ज़रूरत है, नौजवानों जिनके पट्ठों में ताकत है। इकबाल आंखें सुकेड़े उसे देख रहा था। लापरवाही से बोला, हमारी ज़रूरत हमारे काम को है। कांग्रेस को बुज़दिलों और लंगड़ों और लंजों की ज़रूरत है। बको मत, नईम चीखा। मैं बुज़दिल नहीं हूँ। मैंने जंग के मैदान में बाजू खोया है। इकबाल ने रिवॉल्वर को उलट पुलट कर देखा, फिर एहतियात से उसे सीधा किया और एक वहशी लेकिन पक्के इरादे के साथ हुक्के का निशाना लेकर गोली चलाई। धमाके के साथ मट्टी का हुक्का टुकड़े टुकड़े होकर गिर पड़ा और बदबूदार पानी ज़मीन पर बहने लगा। लकड़ी की नाली सुर्ख दाढ़ी वाले के हाथ में रह गई, जो पत्थर पर टांगे फैलाए शशदर बैठा था। मदन सुकून से आंखें बंद करके लेट गया। इकबाल रिवॉल्वर को खौल में डालने लगा। पतलून की जेब में पिस्तौल पर नईम के हाथ की गिरफ्त मजबूत हो गई। बाहर से बुढ़ा घबराया हुआ अंदर दाखिल हुआ। सोते से एकदम जाग उठने से उसके बाल लोहे की तारों की तरह खड़े थे। जिस्म पर सिर्फ एक धोती और दाढ़ी पर राल बह रही थी। कौन मर गया? करीब आकर उसने खौफजदा सुर्ख आंखों से चारों तरफ देखा। जवाब ना दिया। फिर सुर्ख दाढ़ी वाले ने हुक्के की नाली से नईम की तरफ मुबहम सा इशारा किया। बुढ़े ने झपट कर नाली उसके हाथ से छीनी और कमर पर हाथ रखकर गुस्से से सबको बारी बारी देखने लगा। चांद मारी की अच्छी जगह ढूंढी है तुमने, उसने इकबाल से कहा। मेरा बेड़ा गर्क करोगे, इसीलिए मैंने तुम्हें रखा है। गुस्से और घबराहट की वजह से वो इससे ज़्यादा ना कह सका और कोहनियाँ बाहर निकालकर कमर की चौड़ाई में चक्कर लगाने लगा। कभी कभी वो रुक कर सबको देखता, कुछ कहता कहता रुक जाता, फिर चलने लगता। नईम जेब से हाथ निकाले बगैर उठा और अपने कंबल पर जाकर लेट गया। इंतहाई कोशिश के साथ उसने अपनी उंगलियों को उसी वहशी इंसानी जज्बे के तहत अमल करने से बाज रखा। फिर बात कहे बगैर बुढ़ा सब की तरफ मलामत और सरजनिश से देखता बाहर जाने को बढ़ा। नईम के ऊपर खड़ा होकर बोला, सोते में उसकी जान मत ले लेना, और बाहर निकल गया। कुछ देर के बाद सुर्ख दाढ़ी वाला आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ नईम के पास आया। खाली कोट की जेब में इधर उधर तलाश करने के बाद उसने हाथ बाहर निकाला और चंद खुश्क खजूरें उसकी तरफ बढ़ाईं। मेरे पास कुछ खजूरें हैं, उसने कहा। एक लहजे तक नईम उसकी सादा बेमतलब आंखों और बेतकल्लुफ़ी से बढ़े हुए हाथ को देखता रहा। फिर उसने खजूरें ले लीं और दीवार की तरफ करवट करके गैर मामूली इश्तिहाक के साथ खाने लगा। जब उसने आंखें खोली तो सितारों की मध्यम रोशनी सुराख में से दाखिल हो रही थी। बारिश थम गई, उसने सोचा। आतिशदान के करीब घुप अंधेरा था और 3 तरफ से खराटों की आवाज़ आ रही थी। उसका जहन बिल्कुल खाली और दोबारा सो जाने की शदीद ख्वाहिश महसूस कर रहा था। बंद आंखों के सामने सफ़ेद पर्दा और सितारे लिए वो खामोश लेटा कंबल की आरामदेह हरारत को महसूस करता रहा। फिर तख्ता सिरका कर दूसरे कमरे में दाखिल हुआ। अंधेरे में आसानी से चलता हुआ वो उसके बिस्तर पर जा खड़ा हुआ। बिस्तर में कोई हरकत ना हुई। घुटनों पर बैठकर उसने तारीकी में हाथ फैलाया और शीला के चेहरे को छुआ। उसकी आंखें खुली और वो दीवार के साथ टेक लगाए बैठी थी। नईम की उंगलियों के नीचे उसने आंखें बंद कर लीं। चंद लहजे तक वो उसी तरह जलती हुई खुश्क आंखों पर उंगलियां रखे बैठा रहा। उसके दिल में इस अजनबी लड़की के लिए बेपनाह हमदर्दी और रंज पैदा हुआ। तुम सोई नहीं? उसने पूछा। नहीं, शीला ने भारी आवाज़ में सरगोशी की। रात भर? खामोशी से उसके बराबर लेट गया। तुम सोई क्यों नहीं? अभी तुम खराटे ले रहे थे।
तुमने जगाया क्यों नहीं? मैं कई बार गई फिर लौट आई। क्यों? पता नहीं। वो कोहनियाँ उसकी छाती पर रख कर बोली। आज वो तुम्हें मार देते तो क्या था? वो उसके पास बैठा। मैं उसे मार देती, यकीनन। रीछ, कैसे? नईम ने पूछा। बारूद के थैले पर कोयला रख के। यूं तो सब मर जाते, पर ज्यादा तो वो मरता। बारूद उसके सर के नीचे होता है। वो चुपके से हंसा। अजीब तरीका है। इस तरह मैंने तुम्हें मारने का भी मंसूबा बनाया था। मुझे? हाँ। कब? पहले पहल। क्यों? तुम जब बात जो नहीं करते थे। फिर मैंने सोचा मैं खुद ही तुमसे बात करूंगी। वो फिर हंसा। मैं तुम्हें मार देती तो अच्छा था, उसने कहा। क्यों? कोनिया नईम की छाती में गाड़कर धीमी आवाज़ में वो बोली। आज मैं रात भर जागती रही। ओह, मुझे माफ़ कर दो। अब मैं आ गया हूँ। नईम, तुम्हें अब चले जाना चाहिए। ये लोग भेड़ियों की से ज़्यादा ख़तरनाक हैं, शीला ने कहा। हाँ, हम यहाँ से चले जाएंगे। हाँ। तुम्हारा घर है? हाँ। कहाँ? कहाँ? वो बमुश्किल उसकी बात समझ रहा था। दिल्ली में। हम फिर दिल्ली चले जाएंगे, है ना? शीला ने पूछा। हाँ। हम फिर शादी कर लेंगे। हाँ। तुम मुझसे शादी कर लोगे ना? हाँ। नहीं, मुझे बताओ, उसने बज़िद्द होकर पूछा। हाँ हाँ, नईम ने सख्ती से दोहराया। फिर हम मियाँ बीवी की तरह रहेंगे। हाँ। तुम क्या करते हो? मैं? खेती। हम भी खेती करेंगे, वो खामोश होकर बोली। मैं सारा काम कर लेती हूँ। अच्छा? दूध बलो लेती हूँ, चारा काट लेती हूँ, चावल पका लेती हूँ, गोबर भी थाप लेती हूँ। वो हंसा। मैं सारा काम करूँगी। तुम्हारी माँ भी है? हाँ। मैं तुम्हारा सारा काम करूँगी, खुशी से बेहाल होकर वो लड़की बोली। नईम के दिल में एक नामालूम सी बेचैनी और एक रंज पैदा हुआ। अब वक्त थोड़ा रह गया है, उसने कहा। हाँ, अब वक्त थोड़ा रह गया है, शीला ने जवाब दिया। सुबह होने वाली है। हाँ, सुबह होने वाली है। अब हमें सो जाना चाहिए। अब हमें सो जाना चाहिए, शीला ने दोहराया। और नईम ने महसूस किया कि उसकी राय और इसकी राय और उसकी रजामंदी में और इसकी रजामंदी में और उसके वजूद में और इसके वजूद में कोई फ़र्क नहीं, कोई फासला नहीं, और इनके दरमियान मुकम्मल समझौता, मुकम्मल सुलह और मुकम्मल अमन है, जैसे मियाँ बीवी के माबैन होता है। तमाम दिन वो अकेला अकेला पहाड़ों में फिरता रहा। वो 36 घंटे से भूखा था। उसका दिमाग काफ़ी हद तक सुन्न हो चुका था और वो सारे बदन में कमज़ोरी महसूस कर रहा था। कभी कभी ख़यालात का मुख्तसर सा रेला कहीं से आता। अब क्या होगा? चला जाऊं? रुक जाऊं? जवाब देने से पहले वो बेध्यान हो जाता। दोपहर के वक्त वो एक चट्टान के साए में सो गया। जब उठा तो सूरज गुरूब हो रहा था और चट्टान का साया दूर तक चला गया था। उठते उठते मैदे में शदीद दर्द महसूस करके वो परेशान हो गया। भूख की वजह से है, उसने कहा, और आहिस्ता आहिस्ता पत्थरों पर उतरने लगा। बुढ़ा अपने मुस्तकिल अफहेमची अंदाज में रोई के मैले गद्दे पर बैठा हुआ था और एक किसान लकड़ी की बेंच पर बैठा दूध पी रहा था। मिट्टी के मैले बर्तन बूढ़े के आगे रखे थे। एक बड़ी सी कढ़ाई में दूध गर्म हो रहा था जिस पर मैले रंग की मोटी बलाई की तय जमी हुई थी। कढ़ाई के पास छोटा सा ग्रामोफोन पड़ा था। उसके हरे रंग के भोंपू पर मक्खियों की बीठों के बेशुमार काले काले दाग पड़ गए थे। ग्रामोफोन दिन भर घिसे हुए रिकॉर्ड बजा बजा कर अब खामोश हो चुका था। नईम तख्तपोश के कोने पर बैठा सिगरेट पीता रहा। तंबाकू की वजह से उसके मैदे का दर्द भारी और बदमज़ा हो गया। उसने दीवार पर थूका। किसान ने दूध का प्याला बेंच पर रखा और खामोशी से उठकर चला गया। नईम उसे दूर तक जाते हुए देखता रहा। बुढ़े ने प्याला उठाकर मैले बर्तनों में रखा और नईम को देखकर मुस्कुराया। क्या देखते हो? ये किसानों का तरीका है, आते जाते हुए कोई बात नहीं करते। मैं भी किसान हूँ, नईम ने दोबारा थूका। थोड़ा सा दूध दो। बुढ़े ने उसे प्याले में दूध डालकर दिया। कल तुमने बड़ी गलती की। तुमने क्या कहा था? उसने कंधे उचकाए। पता नहीं, लेकिन उनका मिजाज ठीक नहीं है, ज़रा होशियार रहना। नईम ने चंद बड़े बड़े घूंटों में प्याला खाली करके आसमान की तरफ देखा। आसमान पर सितारे थे और तारीकी। वो अंदर दाखिल हुआ। अंधेरे फर्श पर गुजरते हुए उसने अगले कमरे में मर्दों के बातें करने की आवाज़ सुनी। इससे पहले कि वो तख्ते को छूता किसी ने तेज़ी से उसका हाथ खींचा। वो मुड़ा। शीला उसे खींचते हुए अपने कमरे तक ले गई। अंदर मत जाओ, उसने कहा। क्यों? वो तुम्हें मार देंगे। धुएं की तरह बल खाता हुआ गुस्सा उसके दिमाग पर चढ़ा। वो मेरे नज़दीक भी नहीं आएंगे, आहिस्ता आहिस्ता उसने कहा और हाथ छुड़ाकर पतलून की जेब में डाल लिया। मैंने खुद सुना है, शीला ने कहा। वो तुम्हें आतिशदान तक पहुंचने से पहले मार देंगे।
میں نے کسی کا کچھ نہیں بگاڑا، مجھے ان سے بات کرنے دو، میں نے ان سے زیادہ آدمی مارے ہیں۔ نہیں نہیں، شیلا نے اس سے لپٹ پڑی اور رو کر بولی، مت جاؤ، وہ تمہیں مار دیں گے۔ نہیں نہیں، میرا بستر اندر پڑا ہے، نعیم نے درشتی سے کہا۔ تم باہر بیٹھو، جب وہ سو جائیں گے تو میں لا دوں گی۔ نعیم سوالیہ نظروں سے اسے دیکھتا رہا۔ پھر ہم چلے جائیں گے، شیلا نے کہا۔ کچھ دیر تک وہ اسی طرح کھڑا جھومتا رہا، پھر آہستہ سے ہاتھ چھڑا کر باہر نکل گیا۔ یہ پورے چاند کی رات تھی، وہ مسلسل چھت کو گھورے جا رہا تھا۔ اس کی آنکھیں خشک اور بے خواب تھیں اور وہ لکڑی کے تخت پوش پر لیٹا تھا۔ دوسری طرف بڈھا لحاف میں سکڑا ہوا سو رہا تھا۔ کچھ دیر پہلے منہ دھو کر اندر سے نکلا تھا۔ برآمدے میں رک کر اس نے نیولے کی طرح سر گھما کر ادھر ادھر دیکھا اور تھیلے کو کندھے پر درست کرتا ہوا باہر نکل گیا۔ چھپڑ تلے تاریکی کی وجہ سے وہ نعیم کو نہ دیکھ سکا۔ باتوں کی آواز اب بند ہو چکی تھی۔ پھر وہ دروازے سے نمودار ہوئی۔ نعیم کا کمبل اور تھیلا اسے پکڑا کر واپس چلی گئی۔ جب دوبارہ باہر آئی تو اپنے کمبل رسی میں باندھ کر اس کے کندھے پر اٹھا رکھے تھے اور ہاتھ میں ایک پوٹلی پکڑے ہوئے تھی۔ چلو، اس نے کہا۔ نعیم نے اندھیرے میں گہری نظروں سے اسے دیکھا اور دیکھتا رہا۔ یہ روٹی ہے، ہاتھ اٹھا کر اس نے سادگی سے کہا، راستے کے لیے۔ اسی طرح دیکھتے ہوئے نعیم نے تھیلا کندھے پر لٹکایا، پھر اس نے پورے بازو کے ساتھ مضبوطی لیکن آہستگی سے اسے پیچھے کو دھکیلا۔ تم یہیں رہو، اس نے کہا اور کمبل اٹھا کر باہر نکل گیا۔ شیلا نے بھاگ کر اس کے بازو پر ہاتھ رکھا۔ نہیں، میں تمہارے ساتھ جاؤں گی، تم نے کہا نہیں تھا؟ اس نے آزردگی سے پوچھا۔ میں گاؤں نہیں جا رہا، مڑ کر دیکھے بغیر نعیم نے کہا اور رفتار تیز کر دی۔ شیلا نے ساتھ ساتھ بھاگتے ہوئے اس کے بڑے کوٹ کی جیب میں ہاتھ ڈال کر کھینچا۔ میں تمہارے ساتھ جاؤں گی، تم کہاں جا رہے ہو؟ تم نے کہا نہیں تھا؟ نعیم نے ایک لہجے کو رک کر اسے دیکھا، اس کا ہاتھ جیب میں سے نکالا اور تیزی سے چل پڑا۔ نعیم، وہ اس کی آستین کو مضبوطی سے پکڑے بھاگتی رہی۔ میں سارا کام کر سکتی ہوں، میں تمہارے ساتھ۔ جاؤ، ڈرے ہوئے کتے کی طرح دانت نکال کر وہ چیخا اور بھاگ اٹھا۔ سیدھا رستہ چھوڑ کر وہ ایک پتھریلی خطرناک ڈھلان پر اترنے لگا۔ شیلا پتھروں کو پکڑ پکڑ کر 2-1 قدم اتری، پھر ایک چٹان پر بیٹھ گئی۔ نعیم، آخری بار اس نے کہا اور بلک کر رونے لگی۔ پتھروں پر پھسلتا گرتا لڑکتا ہوا وہ تیزی سے نیچے اتر رہا تھا۔ سور، لکڑ بند، شیلا نے چلا کر کہا اور پوری طاقت سے ایک بھاری پتھر اس کے پیچھے لڑکھا دیا۔ پتھر شور مچاتا ہوا نعیم کے قریب سے تیزی کے ساتھ گزرا۔ ڈھلان کے دامن میں جھرنے کے ٹھہرنے والی پانی کے کنارے پر پہنچ کر اس نے آستین سے پسینہ خشک کیا اور سخت پیاس محسوس کی۔ پیاس بجھا کر وہ سستانے کے لیے بیٹھ گیا۔ پھر اس نے اپنا سیاہ دستے والا استرا نکالا اور دیر تک اسے تھیلے کے چمڑے سے تیز کرتا رہا۔ پانی پر جھک کر داڑھی مونڈتے ہوئے اس نے سوچا، پتہ نہیں کہاں چلا جاؤں، میں کیسے؟ پچھلی رات کی سرد بوجھل ہوا پانی کی سطح پر ہولے ہولے چل رہی تھی۔ اسے نیند آ گئی۔